चैन जी के साथ मिलकर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट शिक्षा मंत्री का इसमें इस्तीफा भी हो जाता है। इसमें सिस्टम का फेलियर कैसे? ये तो सिस्टम और लोगों की आकांक्षा का कोहेजन है। 32 दिन लग गए सुनने में सरकार को। 32 दिन की बात नहीं है, एक प्रोसेस है। आप और मैं कुछ बात कर रहे हैं, हमें कंसेंसस रीच करना है, एक एग्रीमेंट पे रीच करना है, तो वो क्या 5 मिनट में रीच हो जाता है क्या? किसी एक खास एज ग्रुप को हमने जेनजीज नाम दे दिया। हमारे देश में इस टाइप का कोई साजिश चल रहा है? देखिए, साजिश है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ एक अटेम्प्ट ज़रूर है। उसका काम है हर चीज़ पे प्रश्न चलता है। ऐसी मेंटल कंडीशनिंग इस समय देश में चल रही है। जॉब सीकर्स की बजाय उसका इंटरेस्ट जॉब क्रिएटर और स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दिस एटीट्यूड इज़ वेरी गुड कि मैं जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर हूँ। 2014 में जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे वो 350 के आसपास थे। आज के टाइम में 3 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड स्टार्टअप। या तो राइट टाइम क्या है कि स्टार्टअप के लिए? एवरी टाइम इज़ द राइट टाइम एंड नो टाइम इज़ द राइट टाइम। सवाल नए हैं, सोच नहीं है, कुछ करने की चाह नहीं है। जो कल तक सिर्फ सुनते थे आज उनकी भी आवाज नहीं है। मंजिल वही नहीं जो मिली हुई है, अब अपनी राह खुद चुननी भी है। यह है आज की जेन जी, जो सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि करियर, रोजगार, राजनीति और देश के भविष्य पर भी सवाल करती है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या जेन जी सिर्फ सवाल पूछने वाली पीढ़ी है या बदलाव लाने वाली भी है? इसी सवाल पर आज कॉफी विद चाणक्य में हमारे साथ हैं आभास अग्रवाल जी। आप उद्यमी भी हैं, स्टार्टअप मेंटर भी हैं और युवा मामलों के जानकार भी हैं। रूस, अमेरिका, कोस्टा रिका, यूएन जैसे वैश्विक मंचों पर भारत का आपने प्रतिनिधित्व किया है। आभास जी से आज बात होगी जेन जी, युवा, नेतृत्व, राजनीति, रोजगार, स्टार्टअप्स और भारत के भविष्य पर। कुछ सवाल सीधे होंगे और कुछ मुश्किल, लेकिन बातचीत होगी बिल्कुल बेबाक। आभास जी, आपका स्वागत है आज के हमारे इस पॉडकास्ट कॉफी विद चाणक्य में। थैंक यू। आभास जी, हम लोग तो मिलेनियल वाले जनरेशन से हैं और आज हम चर्चा जेन जी की करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें जो आज की जो जेन जी जिसको हम कह रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे राय नहीं रखती है बल्कि अपने मुद्दों को लेकर सड़क पर भी उतरती है प्रोटेस्ट के माध्यम से। तो आपके हिसाब से ऐसा आपको क्या लगता है, ये कोई अवेयरनेस है या फिर जो हमारा सिस्टम है उससे फ्रस्ट्रेशन? देखिए, सिस्टम से फ्रस्ट्रेशन तो मैं नहीं कहूँगा। सिस्टम से फ्रस्ट्रेशन होता तो ये कहीं और लेवल तक भी चीज़ें जाती हैं। जब फ्रस्ट्रेशन होता है, एक अवेयरनेस का माध्यम है और अपनी बात कहने का तरीका भी है। पहले सोशल मीडिया पे किसी भी चीज़ को डाला जाता है, हम अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं, तो पहले सोशल मीडिया पे डालते हैं, मेल लिखते हैं, कोई ग्रीवेंस है तो फिर आगे की चीज़ें करते हैं, नहीं तो पर्सनली जाके भी मिलते हैं। यह भी एक कंसेंसस बनाने का तरीका है जब अपनी बात रखता है कोई भी। और ये बात जेनजी की नहीं है, ये बात एक यंगस्टर की है। अगर हम पहले भी देखें तो यंगस्टर इससे कहीं ज़्यादा प्रोटेस्ट होते थे, कहीं ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन चलती थी, कहीं ज़्यादा आपका जान माल को नुकसान भी होता था कई बार। पर आज के समय में ऐसा नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन तो इसको कह नहीं सकते। हाँ, अवेयरनेस ज़रूर है और अवेयरनेस होनी भी चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, दोनों के लिए। और मेरे को लगता है कि वो आज की यंग जनरेशन में दोनों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन जैसे आपने बताया सिस्टम से फ्रस्ट्रेशन नहीं है, तो क्या सिस्टम का फेल्योर नहीं है? क्योंकि आप अगर फेल्योर नहीं है एक मुद्दे को लेकर, ये यंगस्टर्स जो है चैन जी के साथ मिलकर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हैं और शिक्षा मंत्री का इसमें इस्तीफा भी हो जाता है। इसमें सिस्टम का फेलियर कैसे है? ये तो सिस्टम और लोगों की आकांक्षा का कोहेजन है। एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स ने अपनी एक बात रखी, सरकार ने उस बात को सुना, उस बात को माना, उस बात पर कुछ एक्शन हुआ। तो ये सिस्टम का फेलियर कैसे है? 32 दिन लग गए सुनने में सरकार को। 32 दिन की बात नहीं है, एक प्रोसेस है।
जी। ठीक है, आप और मैं कुछ बात कर रहे हैं, हमें कंसेंसस एक रीच करना है, एक एग्रीमेंट पे रीच करना है, तो वो क्या 5 मिनट में रीच हो जाता है क्या? उस पर बैठते हैं, ठीक है, आप अपना रीज़न बताते हैं, मैं अपनी रीजनिंग बताता हूँ, आप अपना थॉट प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से सोचा है, मैं अपना थॉट प्रोसेस बताऊंगा, तो उसमें एक कंसेंसस बनने में तो समय लगता ही है। छोटे छोटे विषय में लगता है, तो एक बहुत बड़ा विषय था। नीट में गड़बड़ हुई, लोगों को जेल भी हुई, दोषियों को पकड़ा भी गया, एक सिस्टमैटिक रिफॉर्म की तरफ भी सरकार बढ़ रही है। तो एक कंसेंसस बनने में जो समय लगता है वो लगता है, और खासकर जब आप नोट करेंगे, जब ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं तो कंसेंसस ज़्यादा समय लेता है। वो ज़्यादा समय क्यों लेता है? क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के साथ आपको वार्ता करनी है। आपने जैसे कि अभी आपने शुरू में बताया, जो इस टाइप का जो आंदोलन है, प्रोटेस्ट है, वो समय समय पे होता रहा है और हर एज में होता रहा है। तो और लाइक आज जेनजीज कर रहे हैं, कल पिछले अगर हम जनरेशन की बात करें तो मिलेनियल्स ने भी ऐसे बहुत सारे आंदोलन और प्रोटेस्ट किए हैं सिस्टम के खिलाफ, और बहुत सारे इवन सुधार के लिए उन्होंने किए हैं। बट आज के जेनजीज और पहले वाली जो जिसको हम मिलेनियल कहते हैं, या फिर उससे पहले भी जो भी जनरेशन्स हैं, तो क्या डिफरेंस आपको, क्या गैप और क्या डिफरेंस दिख रहा है? देखिए, जो जेन जी की बात करते हैं, उसके बाद जेन अल्फ़ा है, जेन बीटा है, और भी सारे आ रहे हैं। एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है और इसको हमने एक सोशल टर्मिनोलॉजी के तौर पर बना दिया, जो कि नहीं होना चाहिए। हम क्या सिर्फ यंगस्टर नहीं कह सकते। और जो अगर हम आज की बात करें, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कुछ चीज़ें निखर के आ रही हैं उसमें, पर यंगस्टर अब भी ऐसा ही है, पहले भी ऐसा ही था। अगर हम देखें तो यंगस्टर हमेशा एक रेबेलियस एनर्जी के साथ काम करता है। इसमें आप भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की भी बात कर सकते हैं, अगर हम प्री इंडिपेंडेंस टाइम की अगर बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या, अगर हम जो देश में बदलाव हुए हैं प्रमुख, 1975 में जब इमरजेंसी लगी, उसके खिलाफ जो पूरा आंदोलन था, तो वो किसने संभाला? स्टूडेंट्स का, यंगस्टर्स का आंदोलन था। एग्जैक्टली। और जो 1975 में हुआ, उसी ने आज के समय में भी पॉलिटिकल डायरेक्शन वो आंदोलन दे रहा है। उसके बाद की बात करें, बाबरी ढांचा जब गिराया गया, वो मूवमेंट किसका था? वो यंगस्टर्स का मूवमेंट था, जो उस टाइम पे यंग थे। कोई बुजुर्गों का मूवमेंट थोड़ी ना था वो। तो और वैसा ही वही एनर्जी हमारी आज के टाइम में भी वैसे ही काम कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वो एक टर्मिनोलॉजी आ गई है कि वो जेनजी है। अभी रेबेलियस एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोटेस्ट में ही दिखती है। आज के समय के, यानी कि जो नेशन बिल्डर्स हैं, वही एनर्जी उसमें भी काम कर रही है। आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए, ज़ेप्टो करके एक ब्रांड है जी, मात्र 23 साल का वो लड़का है। ही इज ऑल्सो जेन जी। ही इज ऑल्सो जेन जी, मतलब Yes. मैं तो जेन जी बोलता हूँ, ही इज ऑल्सो यंगस्टर। यस। आज के टाइम में स्टार्टअप्स की जो मीडियन एज है वो 26 के अराउंड है, जो स्टार्टअप फाउंडर्स की एज है 26 के आसपास है। तो वो एक एनर्जी है जो इस एज में होती ही होती है, और उस एनर्जी वो किस तरफ लग रही है, वो एक डायरेक्शन देने का काम हमें करना है। बिल्कुल। लेकिन इसमें आवाज़ जी, अगर हम लोग जैसे चेंजेस की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता एक कोई साजिश शायद हुई है, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री, और इससे पहले भी और भी हम देश के युवाओं की बात करते हैं, बट पहली बार एक ऐसा टर्म यूज किया गया, जेनजीज को ट्रेंड किया गया, और एक खास एज ग्रुप को डिवाइड, यंगस्टर्स को भी डिवाइड किया गया, किसी एक खास एज ग्रुप को हमने जेनजीज नाम दे दिया, और फिर बिल्कुल उसको हमने अलग एलिमिनेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता जो ये कोई साजिश भी है हमारे देश में, इस टाइप का कोई साजिश चल रहा है? देखिए, साजिश है यानी ये तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ एक अटेम्प्ट ज़रूर है। भाई, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को एक जनरेशन बोल देना, और उसको ये बोलना कि भाई आपकी जो जनरेशन है उसका काम ये है, उसका काम है हर चीज़ पे प्रश्न चिन्ह करना, अगर आपको उसका काम है कि बदतमीज़ी करना, तो ऐसी मेंटल कंडीशनिंग इस समय देश में चल रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ये एक एलिनेट करने का तरीका भी है। क्या यंगस्टर पहले नहीं हुए? हर टाइम में कोई ना कोई यंगस्टर होता ही है। क्या उन यंगस्टर्स ने रिबेलियन एटीट्यूड नहीं रहा? हमेशा रहा। ठीक है, हम जब लोग कॉलेज में थे तो हम बहुत रिबेलियस एटीट्यूड था,
ठीक है, हम तो स्प्रिंग की तरह थे, जो इतना जब आता था उतना ज़्यादा उछलते थे। एग्जैक्टली। तो वो एटीट्यूड हमेशा होता है, पर उसको एक पर्टिकुलर सेक्शन में लाना और उनको बोलना कि नहीं भाई आपका काम है कि आप बदतमीजी करो, ये करो, वो करो, ऐसा नहीं है। हाँ, जो अटेम्प्ट हो रहा है सक्सेसफुल भी नहीं है, एक बहुत छोटा परसेंटेज है जो इससे अफेक्ट हुआ है। ठीक है, अभी आपने आंदोलन की बात करी, नीट की बात करी जी, एक आंदोलन झारखंड में भी चल रहा है जी, आपने देखा भी हो। बिल्कुल तो झारखंड में आंदोलन है, एक गाली किसी ने किसी को नहीं दी, बिल्कुल। पे छात्र बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं सर, वहाँ की सरकार उनसे क्या बातचीत कर रही है, वो तो चल ही रहा है, प्रोसेस है, बिल्कुल वो प्रोसेस है। पर मैं उस अगर आंदोलन में जाऊँ तो किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने कोई तोड़फोड़ नहीं करी, ठीक है, किसी ने किसी के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। मैं एक वहाँ पे बयान देख रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई जब कोई बनता है सीएम तो वो किसी पार्टी का होता है, ठीक है, सीएम बनने के बाद वो सबका है, वो मेरा भी उतना है, उस पार्टी का भी उतना है, बिल्कुल। तो उसके पद की गरिमा रखनी चाहिए। अब ये बात एक स्टूडेंट के मुंह से ही है, वो भी जेन जी है, वो भी एक यंगस्टर है, एग्जैक्टली, वो भी एक यंग स्टूडेंट है, ठीक है, जो अपनी बात को रखना चाहता है सरकार के सामने। तो आप इस तरीके से देखिए कि बहुत छोटा एक तबका है जो एलिनेट कर रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भाई ठीक है, कोई अगर हमारे बच्चों को बरगला रहा है तो मेरे को उनसे कोई दिक्कत नहीं है। कितनी गंदी गंदी गालियां उनको दी गई, सबने वीडियो देखा, ठीक है, और एक नहीं कितने लड़कों ने दी, लड़कियों ने ज्यादा दी, सबने देखा। पर प्रधानमंत्री जी ने सबको माफ किया और ये कहा कि ये सारे हमारे बच्चे हैं, किसी पे कोई भी पुलिस ने जो एक्शन लिया था वो भी एफआईआर विड्रॉ करी गई, ठीक है। तो बरगलाने की कोशिश तो है, पर हमारे देश का जो यंगस्टर है, ही इज वेरी मैच्योर, ही इज नेशनलिस्ट, ही केयर्स अबाउट हिज कंट्री। तभी अगर आप देखें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अलग अलग देशों में प्रोटेस्ट हुए जहाँ पे वहाँ की सरकार को किसी तरीके से गिराया गया, कुछ ना कुछ रहा। नेपाल का जेनजी प्रोटेस्ट तो बहुत फेमस भी हुआ, एक्चुअल में वहीं से जेनजीज वर्ड वहीं से चला है ये। पर अपने देश भारत में ऐसा संभव नहीं है कभी। संभव क्यों नहीं है? संभव इसलिए नहीं है कि हमारा देश राष्ट्रवादियों का देश है। आप देखिए ना, भारत पाकिस्तान का मैच हो तो कितने लोग सपोर्ट करने में जाते हैं, तो वो भी तो एक देशभक्ति दिखाने का तरीका है। देशभक्ति दिखाने का तरीका कुछ और भी हो सकता है, बट एट द कोर आवर यंगस्टर इज अ हार्डकोर नेशनलिस्ट। लेकिन इसमें जो अभी आपने एक एग्जाम्पल झारखंड का दिया, और बिल्कुल ये आज सोशल मीडिया का ज़माना है और हर कोई, इवन किसी को किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, हर कोई देख सकता है, इसको वेरीफाई कर सकता है क्या फैक्ट एंड फिगर्स हैं। एक एग्जाम्पल आपने झारखंड का दिया, एक एग्जाम्पल जंतर मंतर दिल्ली का भी था। तो वहाँ जहाँ आपने अभी जैसा बताया भी और सब ने देखा भी, पूरे देश ने देखा, जो किस तरीके से वहाँ खासकर मुझे ऐसा लगता है शायद ये भी कोई एक बहुत ही एक साजिश ही हो सकती है, जो एक लड़कियों को आगे किया गया और वो गालियाँ दे रही है। हालांकि बाद में बहुत सारी लड़कियां उनमें से माफ़ी भी मांगी है। तो ये क्या एक ऐसा नहीं है जो ये इस एज ग्रुप को, ये जो यंग बच्चे हैं, इनको बदनाम करने की एक साजिश है? बिल्कुल है, ये भी एक टूल किट का हिस्सा है। अब वहाँ पर इतने दिन आंदोलन चला, उसकी फंडिंग कहाँ से आई? सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि उसमें स्टूडेंट्स एक्चुअली में कितने थे, ठीक है। दिल्ली पुलिस की, आईबी की कितनी सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि कितने क्रिमिनल एंटरप्राइज के लोग उसमें थे, ठीक है, कितने लोग आए जो टेररिस्ट वॉच लिस्ट पे थे जो वहाँ मौजूद थे। तो वो वाकई में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था या फिर कुछ और था, ये पूरा देश ने देखा। वो सारी रिपोर्ट्स भी देखी, वो सारी फोटोग्राफ्स भी देखी, और एक तबका वहाँ भी था जो एक डिस्टॉर्टेड माइंडसेट के साथ वहाँ था, जिसको स्टूडेंट हित से कोई मतलब नहीं था, जिसको नीट के पेपर लीक से कोई मतलब नहीं था, देश को एक बांटने की, देश में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने का, देश में हिंसा फैले, इसके साथ वहाँ पे वो काम कर रहे थे। तो ये एक बात
सबने देखी है, सोचने की समझने की भी है। जो लीड कर रहे थे उनका बैकग्राउंड भी किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से सारे कनेक्टेड थे। हाँ, वो कोई नाम आ रहा था किसी का, वो मैंने भी ये सारे देखा। दीपिके, सौरभ दास और ये जितने भी ये जो राका वगैरह, ये सब आम आदमी पार्टी के बताए जाते हैं। भाई मैंने भी नेट पे पढ़ा है ऐसा, तो हो सकता है बिल्कुल, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटेंशन तो था ही था वहाँ पे। वो आयशा वाली कौन है, नेहा, ये इसका एक पोस्टर भी मैं कहीं देख रहा था जिसमें तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है आयशा एंड वाकपा माले। तो ये माले वाले माओवादी। वहां पर आप देखिए ना, वहां पर क्या गीत चल रहा है, नाम रहेगा अल्लाह का, क्या वो रिलीजियस आंदोलन है क्या? वहां पे अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो उसको बैठा दिया जाता है कि वहां पे जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा। क्यों भाई, वो क्या मुसलमानों का आंदोलन है क्या वो सर? अगर कहें तथाकथित कि वो स्टूडेंट आंदोलन है, वो तो सब स्टूडेंट्स का है, सभी धर्मों का है। अगर नाम रहेगा अल्लाह का चल रहा है तो जय श्री राम क्यों नहीं होगा? जय श्री राम को भी तो इक्वल या उससे ज़्यादा ही वेटेज है हमारे देश में, नहीं है? ठीक है। और दूसरी बात, एक स्टूडेंट आंदोलन का पर्दा पहना के जो चीज़ें वहाँ चली, बिल्कुल, जो फुहड़ता वहाँ चली, ठीक है, वहाँ पे एक प्रोटेस्ट कम पार्टी ज़्यादा था। आप गए थे? मैं तो नहीं गया, मैं तो मीडिया में जो रिपोर्ट्स देखी, सोशल मीडिया देखी, हालांकि सब देख रहे थे उसको, सब देखे। मेरा तो जाने का क्या, मैं तो स्टूडेंट हूँ ही नहीं मेरे जाने का क्या काम वहाँ पे जी। ठीक है। और सरकार ने तो जो डिसीजन लिए नहीं, वहाँ तो आपने भी बताया जो बहुत सारे लोग ऐसे थे ही, जो ज़्यादातर वही थे जो स्टूडेंट थे ही नहीं, तो आप भी जा सकते थे। आप भी स्टूडेंट नहीं है तो क्या हुआ? अब मेरे को लगता है कि वो समय जा चुका है ऐसे प्रोटेस्ट में जाने का। और कुछ अगर एक्चुअल में कुछ होता तो शायद मे बी देखने को एक बार चले भी जाते, पर कुछ एक प्रोटेस्ट तो वो था ही नहीं ना, वो तो एक अराजकता फैलाने का माध्यम था। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी सबसे पहले जो बातचीत हम लोग कर रहे थे, और जैसा मैंने जब कोट किया सिस्टम का फेल्योर, आपने बोला जो नहीं, सिस्टम का फेल्योर नहीं था, तो ये हम क्यों नहीं कह सकते सिस्टम का, जब मीडिया रिपोर्ट में अब आ रही है ये सारा जो लोग ये जो लीड कर रहे थे ये सारे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, इनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल कनेक्शन निकल के आ रहा है, साथ में जो पार्टियां चल रही है ये कहाँ से है, अभी ये इतने सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग उस प्रोटेस्ट में थे, तो ये हमारी सिस्टम जो है वो पता उसको नहीं लग पाया, उसको भनक कान खबर नहीं लगी। देखिए, जो आपने बातें कही सब थी, सबने देखा भी, पर इन द एंड वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे देश के बच्चे हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो बात सुनना वो हमारा एक नैतिक कर्तव्य भी है, हमारा भी, सरकार का भी एक वो नैतिक कर्तव्य है। जो चीज़ वहाँ पे चली वो सबने देखा ही है, आगे ना चले उसके लिए अब स्टेप्स जो लेने चाहिए, मेरे को विश्वास है कि सामाजिक संगठन, सरकार, जो भी सब स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे स्टेप्स उसके लिए लेंगे। आभास जी, आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें एक समय था जब यूथ को ऐसा माना जाता था, इवन यूथ भी ऐसा कहते हुए सुने जाते थे, लाइक पॉलिटिक्स में नहीं, पॉलिटिक्स से वो दूरी बना के रखते थे, सोशल इश्यूज से वो दूरी बना कर रखते थे, लाइक वो अपने सिर्फ एक कैरियर ओरिएंटेड ऐसा यूथ को माना जाता था। बट आज का यूथ सोशल इश्यूज पे भी बहुत ही मुखर होकर वो बातें रख रहा है, जिसको हम जेनजीज, मुझे लगता है ये जेनजीज वर्ड को हमें विड्रॉ करना चाहिए। यूथ सबसे सही वर्ड है जिसको हमें आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, आज का जो यूथ है वो इस तरीके से अपने बातों को इतनी मुखर तरीके से हर इश्यूज पे, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे सोशल हो, वो रख रहा है? आप क्या इसमें? देखिए, मेरे को लगता है कि यूथ ने हमेशा अपनी बात मुखर होकर रखी है, बस फ़र्क ये है कि पहले सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया है। पहले अगर जब अपनी बात रखनी होती तो कोई मीडिया हाउस या न्यूज़पेपर उसको कब कवर करेगा, कितना कवरेज देगा, कितने लोगों के पास वो अखबार पहुंचेगा, उससे एक बात का अंदाज़ा लगाया जाता था। पर अब आज के समय में आप, मैं, कोई भी एक ट्वीट कर देता है, और उस ट्वीट में अगर दम है, बात ठीक है, तो वो लाखों करोड़ों लोगों तक एक कुछ मिनटों घंटों में पहुंच जाती है। तो ऐसा नहीं है, यूथ हमेशा अपनी बात रखता आया है,
और आप देखिए आज का अगर आप पॉलिटिकल लैंडस्केप देख लें, ठीक है, आज के आप सरकार के टॉप लोग देख लें, वो उन्होंने पॉलिटिक्स कब ज्वाइन करी? स्टूडेंट स्टूडेंट टाइम में, यानी कि मात्र 18-19 20 साल की उम्र में वो पॉलिटिकली एक्टिव थे। ठीक है, तो आप अगर पूरे परिदृश्य को, सब चीज़ों को देखें तो हाँ, यूथ में अवेयरनेस ज़्यादा है आज के समय में। अवेयरनेस भी क्यों है? क्योंकि सोशल मीडिया है, सब चीज़ पता चलती है, सब चीज़ आपके मोबाइल पे आती रहती है। आप कहीं भी जाओ तो आपको तुरंत न्यूज़ दिख जाएगी कि भाई क्या चल रहा है, 1 मिनट पहले की न्यूज़ आ जाएगी। कई बार तो ऐसा होता है कि वो न्यूज़ ट्रेडिशनल मीडिया हाउस सोशल मीडिया से न्यूज़ उठा रहे हैं। ऐसा देखा जाता है। ऐसा होता है कि पहले वो न्यूज़ सोशल मीडिया पे आ रही है, बाद में ट्रेडिशनल मीडिया पे आ रही है। और ये तो अच्छा है, आज का यंगस्टर अगर सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अवेयर है तो ये तो देश के लिए इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। जितना वो अवेयर होगा उसका उतना ही कंट्रीब्यूशन रहेगा नेशन बिल्डिंग में, उतनी वो जल्दी चीज़ों को समझेगा और उतनी जल्दी वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलके एक अच्छा देश बनाने की तरफ काम भी करेगा। तो यूथ का जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात अगर हम करते हैं तो इसमें भी 2 पार्ट है। एक वो जिसके बारे में चर्चा होती है और इवन हाल के दिनों में भी ये देखा गया है, जो कई कंट्रीज़ ने बैन किया है, यंग बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया है। दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू ये भी है जो इसमें राइट कंटेंट की वजह से बहुत सारे बच्चों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली है, चाहे वो एक स्टार्टअप को लेकर हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर को लेकर हो। तो ऐसे में जो सोशल मीडिया का जो रोल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो रोल है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो रोल है वो सरकार ने भी जो बताया है एक्ट के हिसाब से, और एक अगर हम समाज के तौर पे भी देखें तो होना चाहिए कि गलत कंटेंट सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहिए। गलत कंटेंट पहला हो गया कि भाई फॉल्स फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं जाना, जिसको कहते हैं फेक कंटेंट, नहीं जाना चाहिए। दूसरा, ऐसी चीज़ नहीं जानी चाहिए जो सोशल फैब्रिक को बिगाड़ती हो, या फिर जो नशे, इस तरीके की जो लत हैं उनकी आदत बनाए। तो ऐसा कंटेंट बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर नहीं जाना चाहिए। और इसमें एक रोल आपका और मेरा भी है, एक रोल पेरेंट्स का भी है कि वो भी जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी समय समय पे गाइड करें कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना। ठीक है, क्योंकि वो एज ऐसी होती है कि यू नीड टू गाइड कि भाई ये चीज़ अच्छी है या चीज़ बुरी है। ठीक है, तो वो अपना डिसीजन खुद भी ले सकते हैं। और आज के समय में एक सोशल मीडिया का नेगेटिव तो कम रोल है, पॉजिटिव ज़्यादा है। आपको कोई भी चीज़ सीखनी है, ठीक है, तो एक समय होता था कि आपको उसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आज बहुत सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं। ठीक है, मेरे को अभी शौक चढ़ा कि मेरे को पिज़्ज़ा बनाना है। ठीक है, तो मैंने देखा एक गुरुग्राम में एक बंदा है जो 3 दिन की ट्रेनिंग देता है, और उस 3 दिन की ट्रेनिंग के वो 50,000 रुपये चार्ज कर रहा है। बोला यार 50,000 रुपये चार्ज कर रहा है क्या? मैंने यूट्यूब पे निकाला, मैंने कुछ चीज़ें सीखी, गलती करी, 2 बार 3 बार गलती करी। और आप घर आइए, मैं आपको 1 नंबर का पिज़्ज़ा, इटालियन पिज़्ज़ा आपको बना के खिलाऊंगा। बिल्कुल, अगली बार आपके घर पे पॉडकास्ट शूट करेंगे और पिज़्ज़ा भी खाएंगे हम। कॉफ़ी विद चाणक्य के साथ पिज़्ज़ा विद आवास, पिज़्ज़ा विद आवास हो जाएगा। एग्जैक्टली। बट इसमें एक जो दूसरा पहलू जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, जो आज जो यूथ समय से पहले, जो आज के जो यंग बच्चे हैं, आज समय से पहले मैच्योर हो रहे हैं। और मैच्योरिटी का मेरा सेंस है लाइक वो गलत कंटेंट की तरफ ऑब्वियसली एक नेचर है, अट्रैक्ट होते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। तो और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है आज हमने देखा भी, जैसे जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट था और जिस तरीके की भाषा शैली थी वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो एक सोशल मीडिया का ही इम्पैक्ट था। और उसका एक और पहलू है अपने आप को बहुत जल्दी वायरल करना, ऐसा कुछ कंटेंट बनाओ जिसमें फुहरपन हो और हम वायरल हों। तो ये भी एक पहलू है। इसके लिए आपको क्या लगता है, जो किस तरीके से ये कंट्रोल हो सकता है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा रोल आता है ना, वो रोल लगता है एक टीचर का, एक शिक्षक का, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन भी एक यंगस्टर का अपने टीचर के साथ ही होता है।
दूसरा पेरेंट्स का तो ऑब्वियसली रोल है ही है। जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, आप एक चीज़ देखेंगे तो कोई भी उससे अछूता नहीं है, ठीक है। आप एक जनरली एक चीज़ नोट करना कि पहले जो हम लोग का पेशेंस लेवल था वो कम हो रहा है। हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। अगर आपकी मेरी बात हो रही है और मेरे को आपकी बात इंटरेस्टिंग नहीं लग रही तो मैं क्या करूँगा, फ़ोन लूँगा, हाँ स्क्रॉल। ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली। करने लगूँगा। अब जब मेरा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ रहा है तो हर कोई चाहता है मैं पॉपुलर हूँ, कई लोग उससे पैसे भी कमा रहे हैं। तो पॉपुलर होना है बट एट व्हाट कॉस्ट? क्या इनडिसेंट चीज़ें बना के पॉपुलर होना है? ठीक है, सेंसेशन बनना है, इट्स गुड, हर कोई चाहता है कि भाई मैं पॉपुलर हूँ, बनना भी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। पर क्या चीज़ करके बनना है? कुछ अच्छा इनोवेशन करके बनना है, कुछ किसी को सिखा के बनना है, या फिर कुछ ऐसे ही डांस करके बनना है? डांस भी, मतलब डांस कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, डांस इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट। और हमारे यहाँ तो वी आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स, अलग अलग कथक, भरतनाट्यम हमने सब इजाद किया है यहाँ पे। फूहड़ कंटेंट नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है इसमें, ठीक है। वो एक बहुत जल्दी इफेक्ट भी करता है। एट द सेम टाइम टीचर्स और पेरेंट्स को अपना रोल अपब्रिंगिंग में बढ़ाना चाहिए, एंड स्कूल्स शुड थिंक अबाउट इट कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो आजकल सो कॉल्ड जेन जी, आई मीन यूथ की अगर हम बात करते हैं, तो यूथ का जो रोल मॉडल है वो कहाँ से वो तय करता है? आजकल उसके लिए टीचर रोल मॉडल नहीं है, पेरेंट्स भी रोल मॉडल नहीं है। वो अपना रोल मॉडल वो सोशल मीडिया को सोर्स बनाता है और वहाँ से वो रोल मॉडल सेलेक्ट करता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो सोशल मीडिया पर है, मैक्सिमम कंटेंट वो वहीं से उसकी फीडिंग हो रही है। तो वहाँ से वो ज़्यादा डिसाइड करने में उसके लिए आसानी होती है, जो यस ये मुझे करना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसे बोलना है। अपना रोल मॉडल कोई भी कहाँ से लेगा? वो इस सोसाइटी से ही लेगा। कोई बाहर से कोई एलियन तो आएगा नहीं। जो आसपास रह रहा है, जो आसपास देख रहा है, उसी से उसको रोल मॉडल लेगा वो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मेरा एक कज़न है, 3rd 4th क्लास में है। तो एक दिन हम सब लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, घर परिवार के लोग, तो अपने भाई से उसकी लड़ाई हो रही थी। वो बोलता सीधा कि पंच मार के सरपंच बना दूंगा। क्रिएटिविटी। उस टाइम तो हंसी आई बहुत जोर से, पंच मार के सरपंच बना दूंगा। तो फिर मैंने पूछा, मैं तूने कहाँ सुना ये? कहते हैं वो एक सीरियल में आता है। ठीक है, तो मीडिया का हमेशा रोल है। अब ट्रेडिशनल मीडिया ले लीजिए, सोशल मीडिया ले लीजिए। अभी तो उसने वो सोशल मीडिया देखा नहीं, उसने तो टीवी पे देखा ये। ठीक है, तो ये एक एज अ सोसाइटी हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई गलत कंटेंट चल रहा है तो उस पर हम उसको डिस्करेज करें, इंकरेज ना करें। ठीक है, अब कोई इनडिसेंट कंटेंट है, ठीक है, उस पर लाखों करोड़ों व्यू कैसे आ रहे हैं? लोग देख रहे हैं तभी तो आ रहे हैं ना। एग्जैक्टली। अगर हम उसको कंज्यूम करना बंद कर देंगे एज ए इंडिविजुअल भी, तो वो व्यूज़ आने बंद हो जाएंगे, व्यूज़ आने बंद हो जाएंगे। अब किसी को हीरो, अब आप कहेंगे कि भाई सलमान खान, अक्षय कुमार और ये जो बॉलीवुड स्टार रहे, इनको हीरो बनाया। आर दे एक्चुअली हीरोज? दे आर जस्ट एक्टर्स। यस। ठीक है, हमने और उनके, मतलब आपने और मैंने उनके पीछे पड़ पड़ के उनको हीरो बनाया ना, कि भाई आप हमारे हीरो हो। उनका कोई सोसाइटी में रोल है क्या? बिल्कुल। ठीक है, दे आर गुड एट एक्टिंग, अपने प्रोफेशन में अच्छा है, इट्स गुड। ठीक है, तो हमारे रोल मॉडल हमने किनको बनाया? रतन टाटा को बनाया। रतन टाटा कोई माचो फिगर थे क्या? नहीं, बट लोगों ने तब भी उनको रोल मॉडल बनाया। तो जो चीज़ पहले थी वही चीज़ अब भी है। एज अ सोसाइटी हमें एकजुट आके होना पड़ेगा कि भाई हमें अपनी जनरेशन्स के लिए, यंग जनरेशन्स के लिए कैसे रोल मॉडल चाहिए। आज की जेनजीज की बात करें, पेशेंस की बात की आपने। पेशेंस में एक बात कैरियर को लेके भी आता है, और ऐसे में आजकल एक बहुत बड़ा तबका है जो जॉब सीकर्स की बजाय उसका इंटरेस्ट जॉब क्रिएटर और स्टार्टअप्स में
बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो एटीट्यूड आ रहा है, ये कितना लग रहा है जो ये आने वाले टाइम में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इससे? दिस एटीट्यूड इज़ वेरी गुड कि हमें जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना है। भाई 2014 में जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे वो 350 के आसपास थे। आज के टाइम में 3 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं जो DPIIT के पास रजिस्टर्ड हैं। बहुत सारे अनरजिस्टर्ड स्टार्टअप्स भी होते हैं कि भाई नई रजिस्ट्रेशन कराया बट दे आर वर्किंग। और इंडिया हिस्टोरिकली भी आप देखें भारत को, तो हमेशा से एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट इंडिया में ज़्यादा रही है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बहुत हिस्टोरिक टाइम्स की भी बात कर रहा हूँ। अगर हम जिसे कहते हैं ना अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात कर लें, या उससे पहले कहते हैं ना वास्को डी गामा ने भारत को ढूंढा, ऐसी कथा है कि वास्को डी गामा ने भारत को ढूंढा। तो पहला तो वास्को डी गामा यहाँ के लिए निकला क्यों था? ठीक है, आप किस चीज़ को ढूंढने जाते हो? जो वैल्यूएबल होगी। ऐसी तो कुछ किसी चीज़ को ढूंढने नहीं जाते हैं जो आपके लिए उस समय वैल्यूएबल होगी। उसने सुना कि भी भारत में बहुत अच्छी सभ्यता है, भारत में बहुत पैसा है, तभी तो ढूंढने निकला। अब ये चीज़ कैसे पहुंची? ये चीज़ ट्रेड के माध्यम से पहुंची। तो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट तो हमारे देश में बहुत पहले से है। वास्को डे गामा जब भारत में पहुंचा तो सूरत के एक ट्रेडर की शिप को फॉलो करते करते वो भारत में पहुंचा। ये बात बिल्कुल बहुत लोगों को नहीं पता। तो एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट हमेशा हमारे अंदर रही है। वी हैव बीन अ कंट्री ऑफ जॉब गिवर्स, नॉट जॉब सीकर्स। आज के टाइम में आप वर्ल्ड की टॉप 50 कंपनीज निकाल लीजिए, a very large percentage of those companies have an Indian as their head. मेरे को कंपनीज का नाम बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है आज के समय में उन कंपनीज के नाम। तो दिस एटीट्यूड इज वेरी गुड, इट्स गुड फॉर यंगस्टर्स, इट्स गुड फॉर द कंट्री। और जब एक यंग स्टूडेंट या एक यंग इंडिविजुअल जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर की तरफ जाता है, he is also able to give a better work culture in their organization. ये हमने देखा है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ये मेरे साथ हुआ ऐसा। तो हमने एक मेंटल कंडीशनिंग के साथ काम किया। ठीक है, तो मैं एक स्टार्टअप को कंसल्ट करता हूँ। तो उसमें एक बंदा और उसके बॉस के बीच में बात चल रही थी, मैं बैठा हुआ था। तो उसका बॉस उसको कह रहा था कि भाई तू 6 बजे मतलब तू 5 बजे मत जाया कर, तेरा टाइम 9 to 6 है। तो उसने कहा कि आपको मेरे यहाँ बैठने से मतलब है या मेरा काम पूरा होने से मतलब है? ठीक है, तो अब वो भी सोच में पड़ा, मैं भी सोच में पड़ा एक्चुअल में। भाई हमें तो मतलब है ना कि उसकी प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी क्या है? हमें सीट तो ना गर्म करानी है किसी की। एग्जैक्टली। और दूसरी बात, एक चीज़ ये भी ध्यान में आई कि भाई अगर कोई बंदा ज़्यादा इंटेलिजेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो अपने काम को बेटर तरीके से कम टाइम में कर पा रहा है, तो उसको शाबाशी मिलनी चाहिए या उसको पेनल्टी मिलनी चाहिए? ऑब्वियसली शाबाशी मिलनी चाहिए। शाबाशी मिलनी चाहिए। हम क्या दे रहे हैं उसको? बिल्कुल, ये तो पनिशमेंट है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है यंगस्टर्स का, दिस इज वेरी गुड। ये होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोगों को जॉब क्रिएटर की तरफ जाना चाहिए। आवाज़ जी, आज इस चर्चा में अब हम लोग कुछ कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं और कंस्ट्रक्टिव बात में हम यूथ किस तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे जो मेरा अगला सवाल है, आज का हर युवा एंटरप्रेन्योर तो नहीं बन सकता, लेकिन आपके हिसाब से जैन जी को सिक्योर नौकरी या रिस्की स्टार्टअप के बीच में चुनाव कैसे करना चाहिए? देखिए, इसमें बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फैमिली का फैक्टर भी है, ठीक है, फैमिली कंडीशंस क्या हैं। बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ दे आर वेरी एंटरप्रेन्योरियल नेचर, ठीक है, बट वो एक अभी रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आप मेरे से एक सिंगल शॉट आंसर मांगेंगे तो आई विल ऑलवेज हैव आंसर कि भाई दे शुड टेक रिस्क लेके एक स्टार्टअप की तरफ उनको जाना चाहिए। व्हेन यू आर इन अ जॉब, यू आर वर्किंग फॉर योर बॉस, ठीक है,
आप एक्स काम कर रहे हैं तो आपको वाई सैलरी मिल रही है। अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी मिलेगी, बट जो आप ग्रोथ चाह रहे हैं इट हैज़ अ लिमिट। बट अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, खुद की आपकी कंपनी है, खुद आप स्टार्टअप चला रहे हैं, तो योर ग्रोथ हैज़ नो लिमिट। ठीक है, जॉब में जब आप काम कर रहे हैं तो आपके काम से आपके जो कंपनी के ओनर्स हैं, चिल्ड्रन हैं, उनकी गाड़ी बड़ी होगी। जब आप खुद का अपना काम कर रहे हैं तो जैसा भी कर रहे हैं आपकी गाड़ी बड़ी होगी। तो ऑब्वियसली रिस्क लेना चाहिए, और ले भी रहे हैं। आज के टाइम में 3 लाख स्टार्टअप ऐसे थोड़ा ना हो गए हैं हमारे देश में, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। अच्छे अच्छे कंट्रीज़ को हम पीछे छोड़ चुके हैं स्टार्टअप्स के मामले में। इतने यूनिकॉर्न्स हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, और कहीं नहीं, हमारे स्टेट हरियाणा में, गुड़गांव में कितने यूनिकॉर्न्स हैं आज के टाइम में। तो एंड जो ये बेट है ये पे ऑफ भी हो रहा है। बिल्कुल। इसमें एक अच्छा, अगर हम बात करें, इसमें 2 टर्म है, एक आइडिया और दूसरा सक्सेसफुल बिजनेस। अगर इसमें देखें तो इसमें असली फ़र्क क्या है, क्योंकि जब हम आइडिया की बात करते हैं दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस, वहीं से बिजनेस, एक आइडिया से ही एक बिजनेस स्टार्ट होता है, और दूसरा सक्सेसफुल बिजनेस। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्चुअल डिफरेंस? मैं आपसे एग्री नहीं करता जी। आइडिया इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन इज। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। फ्लिपकार्ट जब स्टार्ट हुआ इट वाज सॉर्ट ऑफ अ कॉपी ऑफ अमेजोन। ओला इज अ सॉर्ट ऑफ अ कॉपी ऑफ उबर। ठीक है, रैपिडो इज अ कॉपी ऑफ ओला, जेप्टो इज सॉर्ट ऑफ अ कॉपी ऑफ ब्लिंकिट। द एंडलेस एग्जाम्पल्स। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आइडिया तो सेम था, आइडिया में कोई फर्क नहीं। ठीक है, व्हाट मैटर्ड? एग्जीक्यूशन। बीच में और भी कई सारी कैब कंपनीज आई, ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्यों? एग्जीक्यूशन सही नहीं था। ठीक है, आइडिया तो मेरे दिमाग में बहुत आते हैं, आपके दिमाग में भी आते हैं, हर किसी के दिमाग में। भारत तो आइडियाज़ का देश है। ठीक है, हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया है, पर अगर एग्जीक्यूशन नहीं है, ठीक है, उस चीज़ के लिए जो मेहनत चाहिए, जो कहते हैं ना लोग कि भाई स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए, ये चाहिए, स्टार्टअप के लिए कीड़ा चाहिए पहले तो। आपके अंदर अगर कीड़ा होगा ना, एक जुनून ही होना जरूरी है, जुनून नहीं होना चाहिए, पागल होना। तो पागल तो एक अलग चीज़ हो गई, बट लाइक अपनी चीज़ के लिए पागल जरूर होना चाहिए। जब वो कीड़ा होगा तो ही उस आइडिया का एग्जीक्यूशन होगा, नहीं तो वो आइडिया का आइडिया ही रह जाएगा। जैसे अगर हम स्टार्टअप स्टार्ट करने की बात करें, राइट टाइम की बात करें, जैसे आजकल बच्चे कॉलेज में हैं, वहाँ से भी बहुत सारे वो आइडिया को एग्जीक्यूट करने, लाइक स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, या फिर वो कुछ एक्सपीरियंस मार्केट का, जैसे हमने कुछ एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद फिर हम स्टार्टअप की बात सोचना शुरू करते हैं, या फिर कोई आइडिया हमें क्लिक किया एट एनी टाइम और उस पर फिर हमने स्टार्ट कर दिया। तो राइट टाइम क्या है कि स्टार्टअप के लिए? एवरी टाइम इज द राइट टाइम एंड नो टाइम इज द राइट टाइम। ठीक है, देयर इज नो राइट और रॉन्ग टाइम। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं एंड इफ़ यू थिंक कि आपके आइडिया का पोटेंशियल है, तो आप क्यों नहीं अपने स्टूडेंट टाइम में उसका प्रोटोटाइप बना के उसको आप मार्केट टेस्ट कर लेते हो? यू कैन डू इट। ठीक है, अब ओयो की बात करें तो ओयो स्टार्टेड ड्यूरिंग रितेश स्टूडेंट टाइम। वो ड्रॉप आउट किया उसने आईटी दिल्ली से स्टार्ट करने के लिए, ही वाज पैशनेट, उसका मार्केट टेस्ट था। मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को कि ड्रॉप आउट करे, बट देयर इज एन एग्जाम्पल। हम KFC की बात करें तो KFC कर्नल सैंडर्स स्टार्टेड एज ऑफ 65। ठीक है, तो देयर इज नो राइट और रॉन्ग टाइम। आपको जब लगता है कि यू कैन डू इट, आपका आइडिया मार्केट फिट है, उसकी कमर्शियल एक वायबिलिटी है, एंड यू आर इनसेन इनफ टू एग्जीक्यूट इट, तो आपको करना चाहिए। बट जैसे स्टूडेंट्स की हम बात करें, स्टूडेंट जो हम आज यंगस्टर्स की बात करें, तो ऐसे में जो स्टूडेंट के मन में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे दिखते हैं, और जैसे अभी आपने एक एग्जांपल रितेश का ही बताया, ड्रॉप आउट की बात करी, तो कुछ ऐसे एग्जांपल हैं
बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल हैं जो लाइक दे आर कॉलेज ड्रॉप आउट बट वो आज बिजनेस आइकन है। बट एट द सेम टाइम इस जो कुछ एक लोग हैं, ये एग्जाम्पल को बहुत बड़ी संख्या में कॉलेज स्टूडेंट इसको एक अपना आइकन बनाना और फिर उसके ऐसे ही किसी आइडिया को लेना और एग्जीक्यूट करना। अब ऐसे में क्या हुआ, उसने अपने पढ़ाई को भी, स्टडी को भी कंप्लीट नहीं किया। तो ऐसे में कि स्टूडेंट के लिए अपने स्टडी और एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों का बैलेंस ये कैसे करना चाहिए? देखिए, जो एक स्टूडेंट टाइम है, इट्स अ गोल्डन टाइम टू फेल इन अ स्टार्टअप, नॉट इन फेल इन स्टडीज बट फेल इन अ स्टार्टअप। क्यों? क्योंकि देयर आर नॉट मच स्टेक्स इन्वॉल्व। दूसरा, आज के समय में भारत में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है दैट्स वेरी डेवलप्ड, वेरी मैच्योर। आज के टाइम में देखेंगे तो लगभग हरियाणा का तो मेरे को पता है, सब जगह स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स इन एवरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। यस, आप जाइए, यू विल गेट फ्री ऑफिस, यू विल गेट फ्री फैसिलिटीज, यू हैव एक्सेस टू फंडिंग, यू हैव एक्सेस टू मेंटोर्स, ठीक है, एंड दैट्स अ गुड टाइम टू फेल। जब तक आप फेल नहीं होगे, जब तक आप लर्न नहीं करोगे, जब तक आप स्केल नहीं कर सकते। आप स्टूडेंट टाइम में हैं, यू वांट टू बिल्ड योर ओन कंपनी, आप सबसे पहले एक MVP बनाइए, प्रोटोटाइप बनाइए, आप उसको टेस्ट कीजिए, ठीक है। यू हैव 2 और 3 ईयर्स या 1 साल जो भी आपके पास है आप। और आज के टाइम में तो AI के टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ों तो इतनी ईजी हो गई हैं कि जिन चीज़ों को बनने में 1-1, 2-2 महीने लगते थे, यू कैन मेक इट इन 1 डे, ठीक है। आप इतनी चीज़ें सीख सकते हैं जिसको सीखने के लिए बहुत टाइम लगता था, आप उसी चीज़ को बहुत जल्दी कर पाते हैं। तो अब वो राइट बैलेंस ढूंढना, वो तो एक स्टूडेंट को अपने तरीके से ही करना पड़ेगा। कोई इंटेलिजेंट है तो वो स्टार्टअप में ज़्यादा समय लगा सकता है, अपनी पढ़ाई में कम लगा सकता है, ठीक है। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको स्टडीज़ में टाइम लगता है, तो उसको ऑब्वियसली अपनी स्टडी में टाइम ज़्यादा लगाना चाहिए, स्टार्टअप में कम लगाना चाहिए। बट हाँ, एक चीज़ है, उसको एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के साथ ड्यूरिंग हिज और स्टूडेंट डेज। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देयर इज अ स्टार्टअप कॉल्ड धुलाई इन गुरुग्राम, ठीक है। इट्स अ लॉन्ड्री ड्राई क्लीनिंग चेंज, उनके 5-6 स्टोर्स हैं आज के टाइम में। तो जो फाउंडर्स हैं उसके, तो व्हेन दे फाउंडेड द कंपनी, वन ऑफ द फाउंडर्स वाज अ स्टूडेंट, ठीक है। जो दूसरा फाउंडर था, ही हैड जस्ट पास्ड ग्रेजुएशन, तब उन्होंने स्टार्ट किया, मतलब 21-22 साल के लड़के थे, एंड दे आर डूइंग वंडरफुली गुड। जो स्टूडेंट था, पढ़ाई के साथ साथ यहाँ भी करता रहा, मतलब ही स्टार्टेड इन लास्ट ईयर में उसने स्टार्ट किया, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल। तो आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, दे आर रोल मॉडल्स आउट देयर। आपको ढूंढना तो खुद ही पड़ेगा कि आप किसको अपना रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। इसमें लाइक जैसे अभी आपने बात की, जैसे मैंने भी देखा है, इवन गवर्नमेंट क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी है, अच्छे इनक्यूबेशन सेंटर है, और वहाँ पे स्टार्टअप्स को वो सारी सुविधाएं दी जा रही है जो एक स्टार्टअप को चाहिए, चाहे वो मेंटरशिप हो, चाहे वो ऑफिसेज हो, चाहे हर एक टाइप के रिसोर्सेज उनको मिल रहा है वहाँ पे। अब एक जैसे आइडिया अगर किसी का ब्रिलियंट है तो नो डाउट उसको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो ऐसे में लाइक वो कैसे, अगर विदाउट आइडिया है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए बट उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कैसे उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है? सी, बिफोर इन्वेस्टमेंट आपको सोचना चाहिए कि आइडिया मेरा कमर्शियली वायबल है कि भी नहीं, मार्केट फिट है कि नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेरे को ऐसा एक ड्रोन चाहिए कि जब मेरे को प्यास लगे तो ऑटोमेटिकली माइंड से सिग्नल चला जाए और ड्रोन एक पानी लेके आ जाए। इट्स अ वेरी गुड आइडिया, ठीक है, क्या अभी कितना अच्छा रहेगा, प्यास लग रही है, ड्रोन पानी लेके। बट क्या कमर्शियली वायबल है? नहीं है। तो पहला तो ये पार्ट हो गया कि कमर्शियली, सी, इन्वेस्टर केयर्स अबाउट हिज और हर मनी। वो पैसा आपको कब देगा? जो आप कर रहे हैं, या तो आप में दम दिखेगा या आपके काम में दम दिखेगा, तभी तो आपको पैसा देगा। यहाँ तो कोई 10 रुपए किसी को फ्री में ना दे। बिल्कुल, आप तो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, और उसका तो सोल क्राइटेरिया है कि भाई मैं जितना पैसा लगाऊं
मेरे को इतना रिटर्न मिलना चाहिए। हम्म, तो पहले ये सोचना कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है कि भी नहीं, सबसे पहला पार्ट। दूसरा, भारत में इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, DPIIT की, स्टेट गवर्नमेंट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी सारी स्कीम्स चल रही हैं जो आप इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू, जहाँ पे ग्रांट मिल रही है। हम्म, ठीक है, मैं लोन की बात नहीं कर रहा, मैं ग्रांट की बात कर रहा हूँ बाकायदा, कि आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख मिल गए, इट्स योर्स टू कीप, आप चलाइए अपने कंपनी को। आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर देख के आइए, उनके जो ऑफिसेज उन्होंने बना रखे हैं, दे आर कंपेरेबल विद ह्यूज कॉर्पोरेट्स। कोई भी वहाँ पे रजिस्टर होता है, दे गिव देम 4 to 6 सीटर ऑफिस, कि आप जाइए अपना ऑफिस स्टार्ट कीजिए। तो इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है। और सीधी सी बात है कि अगर मेरे को लगता है कि भाई मेरा पैसे पे मेरे को रिटर्न अच्छा मिल जाएगा, तो मैं तो इन्वेस्ट करूंगा ना। आप में कितना दम है मेरे को रिटर्न देने का, वो बताओ। बिल्कुल। यंग फाउंडर्स की बात करते हैं अगर, तो जैसे स्टार्टअप्स की बात होती है तो किसी भी बिजनेस के लिए नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्शंस चाहिए। तो ऐसे में जो यंग स्टार्टअप हैं तो वो किस तरीके से, विदाउट, चूंकि उनके पास तो कोई एसेट्स, कोई नेटवर्क नहीं है, तो फिर वो किस तरीके से वो बिल्ड करते हैं? एक टाइम था भारत में कि आपको कुछ भी चीज़ शुरू करने के लिए कनेक्शंस चाहिए होते थे। ठीक है, मतलब आपको इस तरीके से इसको देखिए कि पहले एक टाइम था प्री 2014, मैं उसको बोलूँगा, कि आपको कंपनी रजिस्टर करना है तो पैसा देना पड़ेगा, या आपको किसी से फ़ोन कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको पैन कार्ड चाहिए तो उसके लिए करना पड़ेगा। ठीक है, उस टाइम पे सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स होता था, वो करना है, उसके लिए करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उनकी कंप्लायंस को पूरा करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। XYZ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि उसके लिए कनेक्शन, कहते हैं ना, कि कोई जैक चाहिए, कोई कनेक्शन चाहिए। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। मेरे को अपनी फर्म के लिए GST नंबर लेना था। अभी GST 2.0 है, मैं आपको पिछले 2 महीने 3 महीने पहले की बात बताता हूँ। तो GST पोर्टल पे जाके मैंने फॉर्म भरा, मैंने किसी CA की हेल्प नहीं ली, कुछ नहीं किया। जो प्रोसेस आता गया स्टेप बाय स्टेप, मैं वो डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स अपलोड करता रहा। आप बिलीव नहीं करेंगे मेरा GST नंबर कितने देर में आया, सिर्फ 2.5 घंटे में। ओह। और उस कंपनी, क्योंकि मैं तो स्टार्टअप से डील करता हूँ, तो कंपनीज रेगुलरली रजिस्टर होती हैं। पहले आपको सब चीज़ अलग अलग रजिस्ट्रेशन करानी होती थी। आप जब कंपनी रजिस्टर करते हैं, आप सिर्फ टिक मार्क करते रहिए, आपका ESI, PF, पैन टैन तो आपको साथ साथ मिल जाता है, GST, वही डाटा सब डिपार्टमेंट चला जाता है। आपको जैसे ही कंपनी का अप्रूवल आया, विद इन 24 आवर्स ये सारे आपके तुरंत आ जाते हैं। तो ये क्या कनेक्शन चाहिए? आपको आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ मेहनत चाहिए अपने स्टार्टअप को चलाने में। कनेक्शन की बात तो बहुत बाद में आएगी, जब आप कभी उस, मतलब जब वो स्टार्टअप स्केल होगा, आपको इंडस्ट्री में कनेक्ट चाहिए, तो बहुत बाद की बात है। पहले आप चलाओ तो सही, स्टार्ट इट। दर्शकों, आज का ये जो पॉडकास्ट है, इसमें आज हमने शुरुआत जेनजी वर्ड से की थी, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में आवाज़ ही हमने ये डिसाइड किया है, जेनजीज नहीं, यूथ की बात करेंगे। और आज हम इस पॉडकास्ट में यूथ की बात कर रहे हैं और आपकी बात कर रहे हैं। जो आप जेनजीज अभी तक अगर आप समझ रहे हैं तो आपकी ही बात हो रही है, बट यस, यू आर नॉट ओनली जेनजीज, यू आर यूथ फर्स्ट। तो आज आपकी बात कर रहे हैं, आपके स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, आपके करियर की बात कर रहे हैं, आपके फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंत तक इस पॉडकास्ट को जरूर देखें। अगला सवाल इसमें लेते हैं आवाज़ जी। आज की यूथ सक्सेस चाहती है और खासकर स्टार्टअप की दुनिया में स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पेशेंस? पेशेंस, यस। सी, विदाउट पेशेंस आप स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते कभी भी। जब गाड़ी चलाते हैं, हर कोई गाड़ी, जिसने भी गाड़ी चलाई है तो उसको पता है कि अगर स्पीड मेंटेन करनी होती है तो एक्सीलरेटर को एक जगह पे रखना होता है पेशेंटली, तभी आपकी वो स्पीड मेंटेन रहती है। दूसरा, आप स्पीड के साथ स्टार्टअप बना सकते हैं, स्पीड के साथ उसको थोड़ा सा ग्रो भी कर सकते हैं, पर जिस स्केल पे आप उसको लेके जाना चाहते हैं उसके लिए तो पेशेंस
चाहिए। और भारत में अगर हम देखें तो कितने स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनको प्रॉफिटेबल होने में 10-10, 15-15 साल लगे। क्या वो पेशेंस के बिना हो सकता है क्या सिर्फ स्पीड के थ्रू कभी भी हो सकता है क्या? तो ऑब्वियसली एक राइट मिक्स ऑफ स्पीड एंड पेशेंस वो बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले आंसर में आपको एक स्टार्टअप के बारे में बताया, धुलाई। ठीक है, तो यंगस्टर्स ने चालू किया, दे स्टार्टेड विद 1 स्टोर, 1 साल रखा उन्होंने। ठीक है, फिर दूसरा स्टोर खोला, टेस्टिंग करी, क्योंकि इस इंडस्ट्री के नेटिव नहीं है तो बहुत सारा कुछ खुद सीखना पड़ा। 2 साल जब पूरे हो गए, देन दे स्टार्टेड स्केलिंग। अब उनके 5 या 6 स्टोर है। इस साल उनका टारगेट है कि हम 14 स्टोर पे हमें पहुंचना है। कोई ज़्यादा टारगेट नहीं है, यानी हर मंथ 1 स्टोर खोलना है, कोई टारगेट है, कोई ज़्यादा टारगेट नहीं है। बट इट्स द राइट मिक्स ऑफ स्पीड एंड पेशेंस। कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो चीज़ आपको। तो अगर आई हैव टू चूज बिटवीन वन ऑफ द थिंग्स, स्पीड और पेशेंस में, पेशेंस फर्स्ट, स्पीड सेकेंड। ओके, आपकी नज़र में स्टार्टअप जर्नी में जो सबसे मुश्किल है वो क्या है? शुरुआत करना, सरवाइव करना या स्केल करना? सी, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। ठीक है, अब कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है तो या तो वो जॉब में होगा या स्टूडेंट होगा या कुछ कर रहा होगा, कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। तो सबसे टफ होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नई चीज़ स्टार्ट करना। जब आप किसी चीज़ को आपने स्टार्ट कर लिया, ठीक है, देन उसके बाद ऑब्वियसली आप सर्वाइव भी करोगे, उसके बाद स्केल भी करोगे। क्योंकि आप उस चीज़ के भी कंफर्ट जोन में आ जाते हो फिर, देन इट्स इजी। तो ऑब्वियसली नॉट इन जस्ट इन स्टार्टअप, आप किसी भी चीज़ में आप देख लीजिए। ठीक है, द स्टार्टिंग पॉइंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। जब एक बार पहला कदम रख दिया तो उसके बाद तो आप चलने लग ही जाते हो। बिल्कुल, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा। आज जो हमारे गेस्ट हैं आभास अग्रवाल जी, और स्टार्टअप मेंटर हैं, और अपने साथ बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप को ये कंसल्टेंसी दे रहे हैं। आप हमारे इस पॉडकास्ट चैनल के इस वीडियो में जाएंगे, आप देखेंगे हमारा एक और वीडियो आप यूथ के लिए हमने किया था, और एंटरप्रेन्योरशिप पे ही वो बात की गई है, चर्चा की गई है। हरियाणा के एक बहुत ही बड़ा बिजनेस ग्रुप है विक्टोरा ग्रुप, एंड उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एस एस बांगा जी, और एस एस बांगा जी का कंप्लीट पॉडकास्ट की चर्चा इस वीडियो आप जब लिस्ट में जाएंगे आपको दिखेगा। एंड हमने अपने पॉडकास्ट चैनल की शुरुआत आपके लिए, यूथ के लिए हमने की थी, और आज भी हम उसी विज़न को आगे लेके जा रहे हैं। पहले पॉडकास्ट में भी हमने यूथ की बात की थी, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की थी, और जो आज पेशेंस और स्केलअप की बात आभास जी आज आपसे हो रही है। एस एस बांगा जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक बहुत बड़े ग्रुप के, और उन्होंने भी एक साइकिल बताया था, 9 ईयर का साइकिल बताया था। किसी भी बिजनेस का सेटल होने में एटलीस्ट 9 ईयर का एक साइकिल होता है। तो ये पेशेंस तो कम से कम हमें चाहिए ही। आगे इसको कंटिन्यू करें, और इसमें अगर अगला सवाल हम लें, अगर मार्केट में किसी आइडिया को एक्सेप्ट, जैसे कई बार क्या होता है हमारे आइडिया बहुत अच्छे थे लेकिन मार्केट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अब ऐसे में फाउंडर को अपने विज़न पे टिके रहना चाहिए या फिर मार्केट के हिसाब से उसको चेंज करना चाहिए? देखिए, इसमें एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना तो ठीक नहीं होगा जी। कई बार क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, अब उस चीज़ के लिए कोई राइट मार्केट नहीं है, बट एक नई मार्केट क्रिएट भी होती है। वेरी गुड एग्जाम्पल इज ओला। ओला ने अपनी मार्केट एक क्रिएट करी ना। तो अब स्टार्टअप का तो काम ही डिस्टर्ब करना है। कोई चीज़ ट्रेडिशनली चली आ रही है उसको डिस्टर्ब करके उसको बेटर करना, नई तरीके से करना। हाँ, स्टार्टअप फाउंडर को लगता है कि उसका आइडिया बहुत अच्छा है तो इट्स वेरी गुड। ठीक है, कई बार बिजनेस की कंडीशन ऐसी होती है कि आपको पिवट भी करना होता है, तो वो तो एक इंडिविजुअल हम बिजनेस के बारे में कह सकते हैं, ब्लैंकेट स्टेटमेंट कभी नहीं दे सकते कि उसको अपने विजन पे टिकना चाहिए या उसको पिवट करना चाहिए। वो तो मार्केट कंडीशंस क्या हैं, बिजनेस कंडीशंस क्या हैं, आप अपने लिए एक नीश बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे, एक मार्केट अपने लिए बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे। तो अब नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं तो पता नहीं होता ना कैसे चलेंगे।
अब स्मार्ट ग्लासेस आने लग गए हैं, ठीक है। स्मार्ट ग्लासेस का कोई मार्केट था क्या पहले आने से पहले? नहीं था। वो मार्केट क्रिएट हुआ, लोगों को पता चला कि उनको नीड है उस चीज़ की। हम सब लोग खाना खाते हैं, ठीक है, पर हेल्थ एंड वेलनेस के स्टार्टअप ज़्यादा चल रहे हैं जो स्पेशली फूड पे काम कर रहे हैं। मैं एक स्टार्टअप के बारे में देख रहा था, वो आपके यहाँ हेल्दी डिशेस पहुँचाता है, जस्ट लाइक अ टिफिन सिस्टम। उसकी कोई मार्केट थी क्या? नहीं। अब लोग पता चले कि हाँ मेरे को उसकी ज़रूरत है, तो एक नई मार्केट बन जाती है। तो स्टार्टअप्स हैव ऑलवेज क्रिएटेड न्यू मार्केट्स। अमेजोन जब चालू हुआ तो अमेजोन स्टार्टेड विद सेलिंग सीडीज एंड बुक्स। यस। उससे पहले लोग जाते थे स्टोर पे, वहाँ से सीडी किराए पे लेके आते थे। नेटफ्लिक्स स्टार्ट हुआ ऐसे कि किराए पे लाते थे, उन्होंने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चालू कर दी। तो नए मार्केट भी तो स्टार्टअप्स ही बनाते हैं। एग्जैक्टली इसमें अगर हम जैसे बहुत सारे जो यूथ है, बहुत सारे ग्लोबल आइडियाज़ को इंडिया में लेकर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में जो स्टार्टअप्स हैं वो एक ग्लोबल स्टार्टअप हब हमारे इंडिया को बना सकते हैं? बना सकते नहीं, बना चुके हैं। ओके। स्टार्टअप्स के मामले में इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। दूसरा, ग्लोबल आइडियाज़ को जब इंडिया में लाते हैं तो सम आइडियाज आर सक्सेसफुल, सम आर नॉट, बिकॉज भारत की जो मार्केट है उसको क्रैक करना, मार्केट की साइकोलॉजी समझना अच्छों की बस की बात नहीं है। फोर्ड कंपनी आई थी, एग्जिट करना पड़ा उसको भारत से। ऐसी बहुत सारी कंपनीज आई जिनको एग्जिट भी करना पड़ा भारत से। बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जिनका बिजनेस भारत की वजह से चल रहा है, ठीक है। बाटा कंपनी ले लो, बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसी जो भारत में आई और उनका ग्लोबल बिजनेस भारत की वजह से चल रहा है। भारत उनका सबसे बड़ा मार्केट है। एप्पल ले लीजिए, सैमसंग ले लीजिए, ठीक है। तो बाहर की अच्छी चीज़ें ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी में आनी चाहिए, वो आइडियाज़ भी आने चाहिए। फ्लिपकार्ट, ओला, ये सब बाहर के उससे ही बॉर्न हुए, पर अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बाहर। नॉट जस्ट आ स्टार्टअप्स, हमारे आइडियाज़ वहाँ भी कॉपी हो रहे हैं, ठीक है। अब एक स्टार्टअप है, मेरे को उसका नाम ध्यान नहीं है, उसने बैम्बू के ऊपर काम स्टार्ट किया, बैम्बू से स्ट्रॉज बनाना, ऐसी कई सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो उस आइडिया को कॉपी करके साउथ अमेरिका में कई स्टार्टअप्स शुरू हो गए। आज वो स्टार्टअप उनको कंसल्टेंसी दे रहा है। तो आज के टाइम में इट्स अ ग्लोबल मार्केट, हर कोई एक दूसरे से सीखता है, हर कोई एक दूसरे के आइडियाज़ को कॉपी तो मैं नहीं कहूँगा, बट दे गेट इंस्पायर्ड कि भाई वहाँ पे चल रहा है तो अपने यहाँ इसमें हम ये ट्वीक करके इसको चला सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बात करें, रैपिडो की बात करते हैं, तो रैपिडो, उबर, ओला और भी सारी कंपनीज थी, दे जो ड्राइवर्स को वो कमीशन चार्ज करती थी, 25% थी, जो भी XYZ उनका कमीशन होगा। रैपिडो एक SaaS मॉडल लेके आया ड्राइवर्स के लिए कि आप मेरे को इतना पैसा दो और मेरे से कस्टमर लेते रहो। जो भी पैसा है डायरेक्ट हम जो पे कर रहे हैं सीधा ड्राइवर के पास जाता है। ₹1 का कमीशन कंपनी लेती, कंपनी को तो जो स्टार्टिंग में लेना है पर राइड वो ले रही है। तो दैट्स अ न्यू मॉडल दैट भारत गिव टू द वर्ल्ड। अब उबर भी इसको फॉलो कर रहा है, ओला भी इसको फॉलो कर रहा है, बहुत सारी राइड शेयरिंग कंपनी इसको फॉलो करने वाली है। तो शेयरिंग गोज बोथ वेज। पहले भी इस पे हम लोगों ने बात किया है, एक बार फिर से आप इस पे, जैसे यूथ और जेनजीज, बेटर टर्म क्या है? यूथ, हमें क्या इससे बचना चाहिए, और इसके लिए आज की जो जेनजीज है उसको आप एक अगर मैसेज देना चाहें आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से, यूथ को अगर मैसेज देना चाहें तो आप क्या देंगे? मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा, दैट इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। आप जो कर रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं तो यू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट। आप जॉब कर रहे हैं तो यू बी वेरी गुड इन योर जॉब। आप बिजनेस कर रहे हैं तो यू बी वेरी गुड इन योर बिजनेस। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो एथिक्स हैं एंड योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर नेशन। राइट्स की बात करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए, उसके साथ साथ पहले अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए। और जब हम जो भी रोल में है, स्टूडेंट, जॉब, एंटरप्रेन्योर, जॉब सीकर, जॉब क्रिएटर, तो जो हमारी एक नेशन के लिए ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी हमें हमेशा पूरा करना चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वांट टू कन्वे। आभास जी, इससे पहले कि मैं अंतिम क्वेश्चन पूछूं, एक सवाल
जो मुझे लगता है बहुत सारे यूथ को कनेक्ट करेगा और सम जेन्युइन भी है। बहुत सारे ऐसे यूथ जो जॉब कर रहे होते हैं और जॉब के साथ वो कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप, क्योंकि फाइनेंशियल चैलेंजेस रहता है, तो पैरेलली वो किस तरीके से एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, जॉब के साथ कई लोग स्टार्टअप करते भी हैं, करना भी चाहिए, बट मेरे को लगता है कि एक राइट स्टेप होता है कि जैसे कहते हैं ना, टेस्टिंग द वाटर्स, कि आपको देखना चाहिए कि आप कितना कर सकते हो, कितना टाइम लगा सकते हो। तो एक अच्छा स्टेप हो सकता है किसी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेना, ठीक है, कि भाई आपको उसमें पूरा टाइम भी नहीं देना, ठीक है, ब्रांड का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है टू मैनेज द थिंग्स, और आप उसमें आपको पता भी चल जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप आप फर्स्ट हैंड देखते भी हो ये कैसे चीज़ें चल रही हैं, आपको सिस्टम्स के बारे में पता चलता है, आपको सेटअप के बारे में पता चलता है, एसओपीज के बारे में पता चलता है, कंप्लायंस, बहुत सारे जो भी एक पैरामीटर्स होते हैं बिजनेस को रन करने के, उसमें आपको फर्स्ट हैंड पता भी चलता है और आपको ब्रांड का सपोर्ट भी मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो लॉन्ड्री ड्राई क्लीनिंग की जैसे मैं बात कर रहा था, तो एक ब्रांड है धुलाई, आप उसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। उसकी फ्रेंचाइजी में आपको टाइम भी लगा और आपको सब चीज़ों के बारे में पता भी चलेगा, आपको अच्छा लगता है कि भाई हाँ, एक आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी बन गया, एंड देन आपको पता है कि आप कर सकते हो, तो फिर आप उसको फर्दर एक्सपेंशन में भी लेके जा सकते हो, अपना भी कुछ स्टार्ट कर सकते हो। तो मतलब दिस इज़ द राइट जर्नी जो एक होनी चाहिए अगर कोई जॉब कर रहा है और उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना है। तो पहले वो जॉब के साथ साथ एक पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बना, उसको ब्रांड का सपोर्ट मिल गया, सब चीज़ उसने सीख ली, देन उसका जब एक वो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी बन गया, देन वो एक फुल टाइम एंटरप्रेन्योर भी बहुत ईजीली बन सकता है। एकदम से पुश करना कई बार फैमिली के लिए अच्छा नहीं होता, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए हो सकता है अच्छा ना हो, आपको अच्छा लग रहा हो सकता है मार्केट फिट ना हो, तो एक ये जर्नी हो सकती है इसमें। बिल्कुल। आखिर में जो अंतिम सवाल लेते हैं आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जो लाखों जेनजीज यूथ जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा रोल, ऐसे स्टार्टअप के लिए, स्पेशली ऐसे स्टार्टअप के लिए एक ऐसा रोल जो जिसे वो कभी ना तोड़े, तो वो क्या होगा? बी ट्रू टू योर कस्टमर्स फर्स्ट, सेकंड बी ट्रू टू योर एम्प्लॉयज, यानी कि आपकी जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज टुवर्ड्स योर कस्टमर, ठीक है, कि उनको गलत चीज़ ना जाए, अनहेल्दी चीज़ ना जाए, उनको सर्विस अच्छी मिले, XYZ जो भी आपके बिजनेस का पैरामीटर है, दैट शुड बी फर्स्ट, द कस्टमर इज द फर्स्ट। सेकंड, जो आपकी फाइनेंशियल और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, दैट शुड ऑलवेज बी टेकन केयर ऑफ, कि उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हों, उनका जो सैलरी है उनको टाइम पे मिले, और उनकी जो भी एक ऐसी नीड आपको लगती है कि जो पूरी होनी चाहिए वो उनको टाइम पे और अच्छी तरीके से हो जाए। तो ये दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक दो एथिकल पॉइंट्स के लीजिए या आप इसको, और इन द एंड आपकी कंपनी को अगर बड़ा बनना है तो उसको दो ही लोग बनाते हैं, आपका कस्टमर और आपका एम्प्लॉय। वाई रतन टाटा इज रतन टाटा। आपको पता है कि जब 9/11 का अटैक हुआ था ताज होटल में, उसके बाद दे गेव एवरी एम्प्लॉय देयर सैलरी जो लास्ट तक हुई थी। कोविड में उन्होंने, टाटा ने सबको सैलरीज दी, दे नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन देयर एम्प्लॉयज वेलबींग, तभी वो टाटा है आज के समय में। बिल्कुल। तो इन दो चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों, आज की बातचीत में हमने जेनजीज के कई अलग अलग पहलू को समझने की कोशिश की, और साथ ही जेनजीज नहीं, यूथ, हमने यूथ की बात की है, उनके सवालों से लेकर उनके गुस्से तक, प्रोटेस्ट से लेकर स्टार्टअप तक, और आज की चुनौतियों से लेकर 2047 के भारत तक की बात की है। आभास जी, जेनजीज, यूथ, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स और इंडिया के फ्यूचर पर इतनी बेबाक और इंसाइटफुल बात के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लेकिन जाते जाते सवाल आपसे भी है, क्या जेनजीज सिर्फ अपने फ्यूचर की कहानी लिख रही है या आने वाले भारत की कहानी भी? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कॉफी विद चाणक्य चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूं सरोज कुमार,
आप देख रहे थे पॉडकास्ट कॉफी विद चाणक्य। नमस्कार, धन्यवाद।